Hello students, welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. द्रोणाचार्य IAS की पूरी टीम की तरफ से I wish you all a very happy new year. I hope this new year is filled with health and prosperity. So I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs for 1st January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो शुरुआत करते हैं हम आज की हमारी पहली न्यूज़ के साथ जो कि रिलेटेड है टेक्सटाइल सेक्टर से. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ मिला है क्योंकि सितंबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि 1 जनवरी 2022 से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर न्यू जीएसटी रेट्स अप्लाई होंगे और टेक्सटाइल सेक्टर 5% से निकल के 12% ब्रैकेट के अंदर अब से फॉल करेगा. इस इशू को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अपना डिसीजन टेम्परेरीली रोल बैक कर दिया है. तो इसका मतलब कि फ्रॉम 1 जनवरी 2022 अब से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर 12% जीएसटी नहीं 5% जीएसटी अप्लाई होगा. उनका जो स्टेटस को था वो वैसे के वैसे मेंटेन कर दिया गया है और 12% जीएसटी रेट्स अब अप्लाई नहीं होंगे. ना यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने के लिए है कि टेक्सटाइल के साथ साथ फुटवेयर इंडस्ट्री को भी 5% से निकालकर 12% ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया था. लेकिन इस डिसीजन के अंदर फुटवेयर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिला है. फुटवेयर इंडस्ट्री पे अब भी 12% जीएसटी अप्लाई होगा फ्रॉम टुडे ओनली 1 जनवरी 2022. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ एफसीआरए एक्ट से रिलेटेड है. बीते दिनों ये एफसीआरए एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता बेस्ड एनजीओ जो कि मदर टेरेसा के साथ लिंक्ड है, इनकी एफसीआरए रिन्यूअल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, स्टेटिंग कि सम एडवर्स इनपुट्स वर फाउंड. एंड इसके बाद ये इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया कि बहुत सारे ऐसे एफसीआरए लाइसेंस्ड एनजीओज हैं जिनकी एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल अभी तक क्लियर नहीं हुई है और जिसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर रखी गई थी. इसको लेकर जो न्यू न्यूज़ आई है वो ये है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस डेडलाइन को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है. वो सारे एनजीओज जिनकी रिन्यूअल एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है. अगर हम ब्रीफली यहाँ पे एफसीआरए एक्ट को समझें तो वो एनजीओज जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन फंड्स या बाहर से चंदा रिसीव करते हैं उसके लिए उनको एफसीआरए के अंदर रजिस्टर होना काफ़ी ज़रूरी है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मैनेज करता है उन एनजीओज को जो कि फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं. नाउ ये जो न्यू लेटेस्ट अपडेट यूनियन होम अफेयर से आया है उसके अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेकर कोई रिलीफ नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया है वो सारे एनजीओज जिनकी रिन्यूअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई है, रिफ्यूज़ हो चुकी है, वो सभी एनजीओज अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते और ऑलरेडी जो उनके अकाउंट के अंदर फॉरेन फंड्स हैं उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इशू हाईलाइट हुआ था, अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. आगे बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. तो बीते दिनों ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जिसके चलते रशिया ने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन के बॉर्डर के पास. साथ ही में यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की है नेटो को कि वो उसकी मेंबरशिप अलाउ करें और यूक्रेन को नेटो अलायंस बनाए, जिसके चलते रशिया ने ये अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अगर यूएस इस मेंबरशिप को अलाउ करता है, अगर यूएस यूक्रेन को नेटो मेंबर बना लेता है तो रशिया इस मूव को एक रेड लाइन मूव समझेगा और इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इसी के चलते कल की वीडियो में हमने ये बात की थी कि रशिया और यूएस प्रेसिडेंट ये फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैं और कल भी हमने कहा था कि इसको लेकर हमें नज़र बनाए रखनी होगी कि इस टॉक्स के बाद क्या रिजल्ट निकलता है. तो आज का ये जो न्यूज़ आर्टिकल द हिंदू में आया है, इट इज़ टेलिंग अस द रिजल्ट ऑफ द टॉक बिटवीन 2 प्रेसिडेंट्स. सो बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्होंने वार्न किया है रशिया को कि अगर वो
यूक्रेन के खिलाफ अपने मिलिट्री एक्शन को फर्दर लेकर जाते हैं तो इसकी वजह से यूएस रशिया के ऊपर न्यू सैंक्शंस इम्पोज कर देगा। एंड रशिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि अगर यूएस किसी भी तरह की सैंक्शंस रशिया पे इम्पोज करता है तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी टाइज हैं, जो भी इनका आपस में रिलेशन है, इट विल कम्प्लीटली रप्चर दोज टाइज। रशिया को यूएस ने अर्ज किया है कि वो जो टेंशन्स चल रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में उसे डी एस्केलेट करे। और इवन यूएस ने इस बात को क्लियर भी किया है कि अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को तो यूएस और उसके अलायंस इन पार्टनर दे विल रिस्पॉन्ड टू दिस डिसिसिवली। रशिया की जो डिमांड थी कि उन्हें रिटन कमिटमेंट चाहिए कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और कभी भी उनको किसी भी तरह का अलायंस मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं दिया जाएगा, इस रिक्वेस्ट को यूएस ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। तो लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स हैं और साथ में जो यूएस का स्टैंड है, ये जो टेंशन है ये लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अब देखने वाली बात है जनवरी 9 और 10 में जेनेवा में जो सीनियर यूएस और रशियन ऑफिशियल्स दोबारा मिलने वाले हैं, उस मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलता है। सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका जहां पे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहली बार डिटेक्ट किया गया था विच इज़ कॉल्ड एज ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो इसके चलते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस कोरोना वायरस के इंक्रीज़ हो चुके थे और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका के लिए ओमिक्रॉन एक डोमिनेंट स्ट्रेन बन चुका था। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कंटेजियस वायरस है। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली बहुत इजीली स्प्रेड करता है और इसकी जो कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एस्केप करने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन राहत की बात ये थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जो सिवियर सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से डेथ रेट कम रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत देखने के लिए नहीं मिली है। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते जो कोरोना वायरस की न्यू वेव वहाँ पे आई थी उसका पीक आ चुका है। लेकिन राहत की बात वही कि ज़्यादा डेथ रेट हमें इसके साथ देखने के लिए नहीं मिला है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत ज़्यादा केसेस में नहीं पड़ी है। इसी के चलते साउथ अफ्रीका में 21 मंथ्स बाद, 21 महीनों बाद नाइट कर्फ्यू को अपलिफ्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म से रिलेटेड है। श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया के साथ इससे रिलेटेड 3 लीज एग्रीमेंट साइन करेगी विच विल डेवलप द स्ट्रेटेजिक त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म। इस डील का साइन होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है अगर हम इंडिया और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस को देखें। नाउ त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये जो ऑयल टैंक था इसे ब्रिटिशर्स ने बिल्ड किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका के अंदर त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म बिल्ड किया था। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ये त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म इट इज़ लोकेटेड इन चाइना बे। एंड ये जो चाइना बे है ये एक बहुत ही नेचुरल हार्बर, वेरी डीप नेचुरल हार्बर ऑफ त्रिनकोमाली इसके बिल्कुल पास में सिचुएटेड है ना। ये जो डील है, ये जो प्रपोजल है, ये आज से 35 इयर्स पहले इन्विजन किया गया था इन दी इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इंडो लंका अकॉर्ड हुआ था उसके अंदर इस पूरे के पूरे प्रोविजन को इन्विजन किया गया था इन द ईयर 1987 ना। इस ऑयल फार्म में हमारे पास 100 स्टोरेज टैंक्स हैं जिसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू लोअर टैंक फार्म एंड अपर टैंक फार्म। 2003 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना एक सब्सिडरी जिसे लंका आईओसी का नाम दिया, उन्होंने इस ऑयल फार्म पे काम करना शुरू कर दिया था। तो लंका आईओसी इस वक्त वहाँ पे 15 टैंक्स के ऊपर काम कर रहा है और जो न्यू एग्रीमेंट है वो जो रेस्ट ऑफ दी टैंक्स हैं उसको लेकर नए प्रपोजल्स लेकर आएगा। सो एज पर दी न्यू प्रोविजन लंका आईओसी का जो लीज है उसे 50 इयर्स के लिए ग्रांट किया गया है। जो 24 टैंक्स हैं उसे सेलॉन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन डील करेगा। जो 61 टैंक्स हैं वो एज अ जॉइंट वेंचर डेवलप किए जाएंगे
जिसके अंदर सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का 51% स्टेक्स होंगे और लंका आईओसी के रिमेनिंग 49% स्टेक्स होंगे। ये जो डील है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म को लेकर, इसकी सिग्निफिकेंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म की बहुत ही फेवरेबल फैक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स लोकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट बिकम्स वेरी इजीली असेसिबल, क्योंकि वहाँ पे एक डीप नेचुरल हार्बर है ट्रिंकोमाली का, जिसकी वजह से इस ऑयल टैंक फार्म तक पहुँचना बहुत ही असेसिबल है। तो पहले ये गुड टिक हो गया है इसको लेकर। सेकेंडली, इसकी जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में सिचुएटेड है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग लेन है। तो अगर हम इस एरिया के अंदर एक अच्छे से वेल डेवलप्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बना दें तो दिस वुड बी अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ताकि हमें ये न्यूज़ आर्टिकल अच्छे से समझ में आ सके, एक बार पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ताकि इस न्यूज़ आर्टिकल में लिखी हुई जो हाइलाइट्स हैं वो हमें समझ में आ सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, it basically records all the transactions between a country and rest of the world। एक कंट्री ने दुनिया भर के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेट्स, उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो एनुअल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक साल के पीरियड के लिए इसको टाइम पीरियड दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को, उस रिकॉर्ड को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझें तो इस बैलेंस की वजह से इट विल हेल्प अस टू इंडिकेट वेदर अ कंट्री इज हैविंग ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट। अच्छा, ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, तो तब हम उस कंट्री के लिए कहेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेड सरप्लस में है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, राइट। तो ये जो बेसिक बैलेंस है ये हमें कौन बताएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक कंट्री का फाइनेंशियल और उसका इकोनॉमिक स्टेटस एक तरह से रिवील कर देती है। साथ ही में आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ते हैं कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंडिकेटर की तरह से काम करती है कि कंट्री की वैल्यू, करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, किस तरह से ये रिलेटेड है। आप बड़े अच्छे से अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इस चीज़ को समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये अल्टीमेटली शो करेगा कि क्या हमारा ट्रेड सरप्लस है या फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो इट विल अल्टीमेटली हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो टू डिसाइड इट्स फिस्कल एंड द ट्रेड पॉलिसीज। नाउ अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट के अंदर हम विजिबल्स और इनविजिबल्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को शो करते हैं। विजिबल्स मतलब अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स किसके अंदर आ जाएंगे? विजिबल्स में आ जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बैलेंस देखें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस देखें, उसे कहा जाता है ट्रेड बैलेंस। तो अगर ट्रेड बैलेंस है तो ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है और ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है। हम ट्रेड डेफिसिट टर्म तब बोलते हैं जब हमारे पास एक कंट्री के गुड्स की टर्म में एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड सरप्लस कब होगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स? जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में विजिबल्स और इनविजिबल्स दोनों का बैलेंस लिया जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल्स की बात करें और उसका बैलेंस निकालें तो उसको अलग से हम कह देते हैं ट्रेड बैलेंस, जो कि सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। इनविजिबल्स क्या होते हैं? इनविजिबल्स के अंदर आपके जो सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रांसफर हो गया, इनकम एरिया हो गया, वो सारा इंक्लूड किया जाता है इनविजिबल पार्ट के अंदर। तो करंट अकाउंट इट विल कवर बोथ विजिबल्स एज वेल एज इनविजिबल्स। अब क्योंकि ये भी एक बैलेंस है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है और करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक कंट्री इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है या कितनी इनकम उन्हें मिल रही है,
उसे कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। तो इट विल बेसिकली गिव अस अ समरी अबाउट द नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू एन इकोनॉमी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, कितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है या कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उसका जो नेट हमारे पास बैलेंस आता है उसको कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ते भी हैं, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या फिर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब किसका पार्ट बनते हैं, ये सब आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बड़ा कंपोनेंट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का भी होता है। ये अक्सर देखा गया है कि अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई चेंजेस किए जाएं, मूवमेंट्स किए जाएं, तो इट विल अल्टीमेटली हैव सम इफेक्ट ऑन दी फॉरेन करेंसी एसेट विच आर हेल्ड बाय RBI, या फिर हमने जो IMF के अंदर हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, SDRs हैं, इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सरप्लस हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। अगर हमारे पास डेफिसिट है तो इसे ब्रिज किया जाता है बाय टेकिंग मनी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, जिसको आप फॉरेक्स भी बोल देते हैं। तो सपोज अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है तो वो जो घाटा है उसे पूरा करने के लिए जो मनी है वो हमारे फॉरेक्स अकाउंट से निकाली जाती है। नाउ इसके बाद आता है कि अगर फिर भी ऐसा हुआ कि हमारा जो बैलेंस है वो अब भी मेंटेन नहीं हो पाया, हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेक्स अकाउंट में वो भी शॉर्ट हो चुके हैं, ऐसे केस में कहा जाता है BOP क्राइसिस आ चुका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो चुका है। तो ये एक बेसिक ब्रीफिंग था ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व्स ये किस तरह से रिलेटेड है, ताकि ये जो न्यूज़ आर्टिकल आया है इसको अब हम अच्छे से समझते हैं। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है, स्पेशली आफ्टर Q2 ये एनालिसिस आया है कि जो इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट हैज़ मूव टू अ डेफिसिट, और इस डेफिसिट के अंदर सबसे बड़ा रोल हमारा ट्रेड डेफिसिट का है। तो अभी हमने ट्रेड डेफिसिट समझा था कि अगर हम करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल्स की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखते हैं, तो वो हमें देता है ट्रेड बैलेंस। अब यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है ट्रेड डेफिसिट, तो मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया है इसको लेकर हमारे पास कहा गया है कि दो बड़े रीजंस हैं। पहला बड़ा रीज़न है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, एंड सेकंड बिग रीज़न इज़ द इंक्रीज इन नेट आउट गो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लगातार न्यूज़ पढ़ रहे थे कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रही है, तो उस आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जा चुका है एट द एंड ऑफ Q2। फिर आगे RBI ने हमारी जो नेट सर्विसेज हैं उसकी रिसीट्स के ऊपर भी कमेंट किया है कि अगर हम इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये थोड़ा मार्जिनली हमें डिक्रीज दिख रहा है, बट अगर हम इसे ईयर ऑन लेवल पे कंपेयर करें तो इट हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड। और इसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज हैं इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और इनका जो एक्सपोर्ट चल रहा है उसको लेकर हमारी जो नेट सर्विसेज की रिसीट्स हैं वो तो कम से कम बेटर पोजीशन में हैं, जो कि ओवरऑल हमारे सर्विस सेक्टर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम प्राइवेट ट्रांसफ़र की बात करें जो कि बेसिकली रेमिटेंसेस के तौर पे होती है, वो इंडियंस जो कि ओवरसीज़ हैं, बाकी अलग कंट्रीज़ में हैं, जब वो वहाँ से पैसा इंडिया वापस भेजते हैं तो उसे कहा जाता है रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस डेफिनेटली हमारे पिछले साल से ग्रो हुए हैं। इस बार 3.7% का ग्रो हमें पिछले साल के कंपैरिजन में रेमिटेंसेस के तौर पे देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे प्राइमरी इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट में भी मेनली हमें नेट आउटगो मिला है इन टर्म्स ऑफ द ओवरसी इन्वेस्टमेंट। एंड आगे अगर बढ़ते हैं FDI की बात करते हैं तो FDI हैज़ डेफिनेटली डिक्लाइंड, एंड इस बार 9.5 बिलियन का हमें इन्फ्लो मिला है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इट वाज 24.4 बिलियन। तो ये डेफिनेटली डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट सिमिलर पैटर्न पे अगर हम FPI की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। अब ये $3.9 बिलियन पे आ चुका है, पहले इट वाज अराउंड $7 बिलियन। तो ओवरऑल जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इट हैज़ डेफिनेटली डिक्रीज्ड। इसके बाद अगर हम हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की बात करें
तो ECBs का जो फ्लो है दैट इज़ अराउंड 4.1 बिलियन जो हमारे पास आ रही है, जो और हमारा जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का जो आउटफ्लो है दैट इज़ 3.7 बिलियन। अगेन यहाँ पे हम डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स की बात करें तो जो आउटफ्लो है दैट इज़ ऑफ 0.8 बिलियन, जो कि पिछली बार 1.9 बिलियन था। सो ये हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर जो न्यूज़ आई है उसके मेजर हाइलाइट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे फाइनेंशियल ईयर के Q2 के एनालिसिस से एक और चीज़ सामने आई है कि अगर हम इंडिया के अंदर फॉरेन ओन्ड एसेट्स की बात करें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 37.3 बिलियन US डॉलर्स। लेकिन अगर हम इंडियन रेजिडेंट्स के ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो दे हैज़ ऑल्सो इंक्रीज टू 31.9 बिलियन डॉलर्स। एंड जिसके लिए जो मेजर शेयर है, 3/4 जो शेयर है, इट हैज़ केम फ्रॉम द बिल्डअप इन द रिजर्व एसेट्स। हमारे जो रिजर्व एसेट्स हैं वहाँ पे जो बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से ये जो लेवल है वो 31.9 US डॉलर्स तक पहुँचा है। इसके अंदर मेनली जो हमें रिसेंटली SDRs स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिलीज़ किए गए थे बाय IMF इन द अगस्त 2021, ये उसकी एक बड़ी रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, IIP। इसे IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डिफाइन किया है कि ये बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू शो करता है टू द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब बेसिकली इट शोज़ द लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स। मतलब हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी कितनी वैल्यू है, सो दैट वी कैन क्लेम इट ऑन द नॉन रेजिडेंट्स और द गोल्ड बिलियन विच आर हेल्ड इन द रिजर्व एसेट्स। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हमारे जो रेजिडेंट्स हैं इनकी लायबिलिटी ऑन दी नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, इसको लेकर हमारे जो रिजर्व एसेट्स हैं दे हैव अकाउंटेड फॉर 68.5% ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स। अगर हम इंडिया के इस फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू देखें तो उसमें से 68.5% कौन हेल्ड कर रहा है, हमारे रिजर्व बैंक। आगे अगर हम हमारी टोटल जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसमें से अगर हम हमारी डेट लायबिलिटीज़ देखें तो इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड मार्जिनली टू 47.8%। और अगर हम रेशियो निकालें बिटवीन आर इंटरनेशनल एसेट्स टू आर इंटरनेशनल लायबिलिटीज़, सो दिस हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव टू 73.6%। तो मतलब अभी हमारे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनका जो क्लेम है दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5.4 बिलियन डॉलर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने इस वीडियो में आज की द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, स्पेशली फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।